हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर करना है। चैप्टर का नाम है वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर, ये जो नाम है वॉइड अग्रीमेंट्स, ये वर्ड हमने बहुत बार देख लिया। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 जितने भी हमने पीछे कवर किए हैं, सब में मल्टीपल टाइम्स हमने चैप्टर का नाम, ये वर्ड देख लिया है। तो वॉइड अग्रीमेंट्स याद करो जल्दी से, क्या था? एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? एन अग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, अब वॉइड अग्रीमेंट से हमने एक चीज पढ़ी थी कि लॉ ने कुछ कुछ अग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली वॉइड कर रखा है। यह बात हमने चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स में बात पढ़ी हुई है कि कुछ कुछ अग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ स्पेसिफिकली कह देता है कि आप ये अग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। तो आज हम वो अग्रीमेंट्स पढ़ने वाले हैं जिनको लॉ ने स्पेसिफिकली मना कर रखा है कि आप ये अग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक, तो आओ सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। तो देखो इसकी नाम से समझ में आ रहा है कि क्या होगा। अनलॉफुल अग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। अनलॉफुल से मतलब जिसको लॉ अलाउ नहीं कर रहा। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जिस अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन या कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर लॉ अलाउ नहीं करता, लॉ उसको इन्फोर्स नहीं करता, तो वो क्या है? अनलॉफुल अग्रीमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले देखो कह रहा है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर किसी लॉ में कोई चीज प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, तो अगर आप ऐसा कोई अग्रीमेंट करते हो जो लॉ को तोड़ता है, तो फिर वो अग्रीमेंट वॉइड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूर्ति को चोरी करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं पूर्ति से कह रहा हूं कि पूर्ति मैं तेरे को जेल भेजवाऊंगा। ठीक है, पूर्ति मुझसे क्या कह रही है, प्लीज 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 मुझे मत पकड़वाना, आप बदले में ऐसा करो, जितना भी माल मैंने चोरी किया है उसका 50% आप ले लो, या मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, प्लीज मेरा नाम मत लेना। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? गलत काम किया इसने, पहली बात। और अब मुझे क्या कह रही है कि मैं उस पर वो गलत काम करने के लिए उस पर केस भी ना करूं या उसको रोकूं। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज गलत करी है, आप उस चीज को, उसके ऊपर आपको, सामने वाले पर्सन को उसकी पनिशमेंट या जेल टर्म होना चाहिए। बट अगर वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ प्रोहिबिट करता है। अगर मैं किसी को मर्डर करते हुए देख लूं और कह दूं कि मैं बता दूंगा पुलिस को, वरना तू मुझे इतने पैसे दे दे, तो ये अच्छी चीज है? किसी का मर्डर हो रहा है और मैं उस बात में पैसे कमा रहा हूं, तो ऐसी चीजें क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो दीज बिकम अनलॉफुल अग्रीमेंट। तो अगर मुझे पूर्ति 2 लाख रुपए दे भी दे चोरी करने के बाद, या 50% माल दे भी दे, और उसके बाद भी मैं इसके ऊपर पुलिस केस करवा दूं, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, पूर्ति मुझसे पैसे वापस नहीं ले सकेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। अगर आप एक ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें सामने वाले इंसान के साथ आप फ्रॉड कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसके साथ धोखा दे रहे हो, तो वो क्या बन जाता है? एक वॉइड एग्रीमेंट। वैसे तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये बात हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी है, फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में, कि अगर किसी साथ फ्रॉड करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाला इंसान उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बट वो वॉइड अग्रीमेंट भी कहलाए जाते हैं। तो देखो नीचे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ए, बीइंग एन एजेंट फॉर अ लैंड प्रोप्राइटर agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal. The agreement between A and B is void as it implies a fraud by concealment by A on his principal. तो देखो क्या कह रहा है? A एक एजेंट है, एक प्रोप्राइटर का, जमीन के प्रोप्राइटर जो होता है ना, रियल एस्टेट डेवलपर समझ लो, रियल एस्टेट प्रोप्राइटर, तो उसका एक एजेंट है ए। उसने क्या किया? पैसों के लिए अग्री किया विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल टू ऑब्टेन फॉर बी अ लीज ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल। तो वो क्या कर रहा है? जो उसके मालिक है, मतलब जो एजेंट है, ए का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की एक जमीन, प्रिंसिपल जो स्कूल का प्रिंसिपल मैं समझ लेना यहाँ पे, प्रिंसिपल मतलब जो एजेंट के जो ऊपर बैठा है, उसकी जमीन थी प्रिंसिपल की। उसने क्या किया? वो प्रिंसिपल की जो जमीन है वो आगे किसी और को देने के लिए अग्रीमेंट कर लिया, या प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने कह दिया कि मैं कोई जमीन खरीद लूंगा। एग्जांपल आगे पीछे भी कर सकते हो तुम, कि प्रिंसिपल की जमीन है तो किसी को लीज पे दे दी,
या प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने किसी से जमीन खरीद ली जो कि उसने उसको बताई नहीं, या फिर फॉर एग्जांपल एजेंट ने ऐसे बिहेव किया कि ये तो जमीन मेरी है जबकि जमीन किसकी है, उसके प्रिंसिपल की है, और उसने किसी को आगे लीज पे दे दी, रेंट पे चढ़ा दी, तो वहां पे उसने जिसके साथ अग्रीमेंट किया लीज पे देने का उसका क्या किया, फ्रॉड किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ठीक, अच्छा, अ स्कीम ऑफ फ्रॉड अमंग पार्टनर्स इन अ फर्म टू चीट इनकम टैक्स अथॉरिटीज और अमंग द डेटर्स ऑफ कंपनी टू चीट द इन्वेस्टर्स इज वॉइड। अगर टैक्स बचाने के लिए पार्टनर्स आपस में कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि किसी तरह से हम टैक्स की चोरी करेंगे, या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं जिससे वो क्या कहते हैं कि शेयर होल्डर्स का पैसा गायब कर देते हैं, ये क्या हुआ ओए होए होए, मेरा चश्मा आज रॉकेट बन के टेक ऑफ कर गया है। तो क्या, हाँ, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आपस में एग्रीमेंट करते हैं क्या, कि वो इन्वेस्टर्स के पैसे को चोरी करेंगे या उसको उनके पैसे को मिसयूज करेंगे, तो वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आगे और एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है, इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि उससे किसी का नुकसान हो रहा है। तो देखो एग्जांपल लिखा है, ए बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम बी, ए executed a bond promising to work for B without pay for 2 years and in case of default agreed to pay interest at a very exorbitant rate and the principal amount at once. It was held that the contract was void. जब भी लिखो ना held का मतलब होता है कोर्ट का डिसीजन क्या था। ठीक है, कोर्ट का डिसीजन, held मतलब, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आशा को लोन दिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब मैंने आशा से क्या कहा कि आशा तेरे को ये लोन तो मैं 2 लाख रुपए का दे रहा हूं, बट तू मेरे पास अगले 6 साल तक नौकरी करेगी विदाउट सैलरी। ठीक है, प्लस तेरे को मुझे इसका टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अगर तूने एक बार भी ईएमआई देने में गलती कर दी तो क्या करूंगा मैं तुझसे सारा पैसा तुरंत वापस मांगूंगा और इंटरेस्ट रेट लूंगा सीधा 70%, 70% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करूंगा। तो क्या ये एक अच्छा एग्रीमेंट है? क्या मैंने साथ एक फेयर एग्रीमेंट किया है? नहीं। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि आप सामने वाले का अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हो। नेक्स्ट, अगला क्या है, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। अगर कोर्ट ही किसी चीज को बोल दे कि ये चीज इमोरल है, गलत है, तो दुनिया में कोई कुछ कर सकता है क्या फिर? अगर कोर्ट ने बोल दिया नहीं, तो वही चीज कह रहा है, अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो अग्रीमेंट है ये अनलॉफुल अग्रीमेंट है, ये इमोरल अग्रीमेंट है, तो ऑटोमेटिकली वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोर्ट कह दे कि आपका जो ये अग्रीमेंट है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, तो भी अग्रीमेंट क्या होगा, अनलॉफुल या वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अभी हम इसको और डीप में देखेंगे, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आने वाला है, इसको हम डीप में देखेंगे। और लास्ट क्या कह रहा है, एवरी अग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो कह रहा है इनके अलावा भी अगर कोई भी और अग्रीमेंट है जिसका ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन, मतलब जो आप दे रहे हो या ले रहे हो, अगर दोनों में से कोई भी चीज अनलॉफुल है तो ऑटोमेटिकली वॉइड बन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो मैंने चीज बोली थी कि हम दोबारा पढ़ेंगे वो आ गया। अब देखो, तो देखो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी से क्या मतलब है, देखो होता क्या है, कोर्ट कुछ कुछ चीजों को कह देती है कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट जब भी ये चीज कोर्ट डिसाइड करती है तो कोर्ट बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करती है, क्योंकि इससे क्या होता है, आम जनता में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है, या आम जनता में बहुत ज्यादा नफरत आ सकती है, एंगर आ सकता है। तो कोर्ट किसी भी एग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर बहुत ही सोच समझ के करती है। आप सोचो, फॉर एग्जांपल ऐसी कई और का एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे तुम्हें पता होगा कि वो राम मंदिर का इशू चल रहा था कि मंदिर बनेगा या मस्जिद,
तो तुमने देखा वो कई साल तक वो मैटर चलता रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात थी कि अगर आप बोलो मंदिर बनेगा तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, बोलो मस्जिद बनेगी तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पंगा चलता था। तो कोर्ट क्या कर रही थी, टाइम ले रही थी डिसाइड करने में कि क्या करना चाहिए। तो क्या हो गया, इसको एक जैसे समझो कि कोई भी और मैटर जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है उसमें कोर्ट को बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया इस एग्रीमेंट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहें या ना कहें। ठीक, तो इन्होंने कोर्ट ने फिर कुछ कुछ चीज़ों को अग्रीमेंट्स को डिस्कस बोल दिया है कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने अगर एक फिल्म देखी हो जॉली एलएलबी, फर्स्ट मूवी जो अरशद वारसी वाली थी, एक अक्षय कुमार वाली भी आई है, उससे पहले वाली अगर तुम देखो तो एक अरशद वारसी वाली भी थी। देखी किसी ने? उसके अंदर क्या होता है, अगर उस फिल्म को ध्यान से देखना है, उस फिल्म में एक कांस्टेबल तो समझते हो ना, पुलिस में जो होता है कांस्टेबल, एक कांस्टेबल एक रजिस्टर लेके आता है, और जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम लोग नीचे बैठे हो, वैसे ही वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको चेयर्स पे लेके बैठा हुआ है और खुद थोड़ा सा ऊपर को बैठा है, और वो पुलिस की जो पोस्ट है वो बेच रहा है कि किसी को अगर एसपी बनना है, एएसपी बनना है, डीएसपी बनना है तो इतने इतने पैसे जमा करा दो और ये पोस्ट खरीद लो। और वो पुलिस कांस्टेबल है और ये बिक रही है पोस्ट। बताओ, ये जो पोस्ट हैं ये बिकने के लिए होती हैं? नहीं। तो ये एक एग्रीमेंट है जो लॉ ने क्या कह रखा है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुम सारे बच्चे सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो, वहीं एक दूसरा बच्चा है वो एग्जाम में चीटिंग कर रहा है। चीटिंग भी कैसे कर रहा है, उसने अपनी जगह पे अपने टीचर को बिठा दिया कि आप आ जाओ मेरा पेपर लिख दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। बताओ, क्या वो ठीक है? नहीं। आम जनता मतलब पूरी पब्लिक तो पढ़ के आ रही है और एक बच्चा अपनी जगह पे किसी और को भेज रहा है और क्या कह रहा है, आप मेरी जगह पे पेपर लिख दो। तो ये क्या है, अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर तुमने देखा होगा, फिल्म में बहुत बार देखा होगा कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट में जो गलत होता है, जो पार्टी गलत है, वो दूसरी पार्टी को किसी तरह से कोशिश करती है कि वो केस छोड़ दे या उनके जो वो हैं गवाह हैं वो भाग जाएं या गवाह को पैसे देके खरीद लें, है ना? देखा होगा ना, उनको पैसे ऑफर करते हैं दूसरी साइड के, या तो वकील को ऑफर कर देते हैं या उसी पार्टी को ऑफर कर देते हैं कि जो दूसरी पार्टी है कि पैसे लेके मामला रफा दफा करो, या फिर कोर्ट में जज को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, पैसे देके खरीदना या केस करने से रोकने की कोशिश करना, ये सब क्या है, अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, आओ इसको एक बार डीप में पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, एन अग्रीमेंट विच इज इंजूरियस to the public or is against the interest of the society is said to be opposed to public policy. Public policy is not capable of exact definition. It varies from time to time. The courts do not usually go beyond the decided cases on the subject. It has been said in the House of Lords that public policy is always an unsafe and treacherous ground for legal decision. हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या बोला गया है कि जो पब्लिक पॉलिसी वाले मुद्दे होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, अनसेफ होते हैं और ट्रेचरस ग्राउंड्स होते हैं। मतलब बहुत ही वो होते हैं, अनडिसाइडेड ग्राउंड्स होते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक ग्राउंड्स होते हैं फॉर लीगल डिसीजन। कोर्ट इन मामलों में बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करती है। ठीक है, courts are generally disinclined to create a new item in the list of agreements against public policy. कोर्ट्स क्या हैं, ज्यादातर पीछे की तरफ रहती हैं कि भैया जितने मैटर्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डिसाइड हो चुके हैं, नए किसी मैटर को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलने में कोर्ट्स को भी डर लगता है। ठीक है, तो कौन से अग्रीमेंट जिनको कोर्ट बोल चुका है अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? पहला, अग्रीमेंट्स फॉर ट्रेडिंग विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर।
अगर जंग पे चल रहे हैं हम किसी देश के साथ, तो उस देश के किसी भी इंसान के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर, डिसक्वालिफाइड पर्संस के अंदर। ठीक है, आगे क्या है, अग्रीमेंट्स फॉर स्टाइफलिंग या सप्रेसिंग प्रोसिक्यूशन। अगर आपके ऊपर केस बनता है और आप केस आपके ऊपर होने से आप रोक रहे हो, तो जैसे तुमने देखा होगा फिल्मों में कि भैया किसी ने अपनी गाड़ी से किसी को ठोक दिया, गरीब को ठोक दिया, होते ना बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे या बड़े बड़े जो अमीरों के बेटे हैं, फिल्मों में भी देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, वो ठोक देते हैं और फिर उन पे केस होने से पुलिस वालों को पैसे दे देते हैं कि वो जो अमीर आदमी है वो पुलिस को पैसा खिला देती है और पुलिस को कहती है आप एफआईआर मत लिखना, आप केस ही मत बनाना, आप दूसरी पार्टी को भगा देना, उसको कहना कि कुछ नहीं हुआ था, वो था ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, डिले करते जाना और अल्टीमेटली कुछ और कर देना, केस होने से रोकना। ठीक है, स्टाइफलिंग मतलब सप्रेसिंग। वैसे ही मैंने एग्जांपल अभी लिया था कि मैं पूर्ति से कह रहा हूँ कि तेरे को मैंने चोरी करते पकड़ लिया, अब मैं तेरे पे केस पुलिस बुलवाऊंगा, तो कह रही मैं नहीं पे, मुझ पे पुलिस मत बुलाओ, आप मेरे से इतने पैसे ले लो। तो ये अग्रीमेंट्स क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है, अग्रीमेंट्स ऑफ चैम्पटी एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो देखो चैम्पटी एंड मेंटेनेंस आर ब्रिटिश टर्म्स एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रमोशन ऑफ, देखना एक बार क्या लिखा है मेरे बुक में, ठीक लिखा है क्या ये, डिस्क्राइब्ड एज द प्रमोशन ऑफ, क्या लिखा है, प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। ओके, हाँ, प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन इन विच वन हैज नो सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन क्या होता है, जब ये वर्ड तुम्हारे सामने आए लॉ में आगे चल के कभी भी लिटिगेशन, तो इसका मतलब होता है कोर्ट केस। ठीक है, लिटिगेशन मतलब होता है कोर्ट केस। तो इसको ऐसे समझो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट चल रहा है मेरे और पूर्ति के बीच में, किसी भी चीज के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, और आशा कह रही है कि पूर्ति को, पूर्ति तू केस कर, मैं मदद करूंगी तेरी, मैं तुझे पैसे दूंगी, मैं तेरी वकील बनूंगी, या मैं तेरे लिए कुछ भी हेल्प करवाऊंगी। तो क्या हो रहा है, हमारे बीच में डिस्प्यूट में ये मजे ले रही है। होता नहीं, देखा ना तुम लोगों ने कि तुम लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि अगर खासतौर से लड़कों में होता है, जब दो लड़कों की लड़ाई हो रही होती है ना, तो आजू बाजू वाले लड़के इकट्ठे रहते हैं, अरे यहां से मार, अरे वहां से मार, और बीच बीच में तो दो तीन जो आजू बाजू खड़े हैं वो भी लपेट देते हैं उसके, एक दो के, जिनसे भी जिससे जो भी दुश्मनी होती है, एक दो आजू बाजू से भी मारते रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे समझो इसको, क्या है कि देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बहती गंगा में हाथ धो लिया, ये हो तुम, अपने आप को इमेजिन करो, और फॉर एग्जाम्पल ये है रवि। ठीक है, तुमने रवि को गुड्स बेचे थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए के गुड्स दिए थे। ठीक है, रवि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज थी जो बहुत ही डेलिकेट सी चीज थी, शीशे की कोई चीज थी। ठीक है, तुमने रवि को सामान दिया और हुआ क्या, रवि के हाथ में आया और उसके बाद रवि से वो गिर गया, वो टूट गया। ठीक है, अब तुम रवि से कह रहे हो कि 50,000 रुपये दो, रवि कह रहा है यार मेरा वो सामान टूट गया, मुझे दूसरा सामान दे दो। तुम कह रहे हो मैं सामान दे देता हूँ, अब 1,00,000 रुपये हो जाएगा। रवि कह रहा है नहीं जी, मैं 50,000 रुपये दूंगा। तुम कह रहे हो किस बात के, 50,000 रुपये का सामान मैं तुम्हें पहले दे देता। तो कह रहा है वो टूट गया ना। तो रवि कह रहा है कि तुम मुझे एक और सामान दे दो, वही सामान दूसरा पीस दे दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा, और जो 50,000 का सामान टूट गया है उसका कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, तो तुम बताओ उसको सामान दोगे कि दूसरा? नहीं। अब तुम क्या कह रहे हो, मैं वो सामान तो नहीं दे सकता, सॉरी, आप मेरा जो सामान टूटा है 50,000 रुपये का, मुझे उसके पैसे दो। रवि कह रहा है मैं नहीं दे रहा, सॉरी, मेरे पास मेरा जो पर्पज़ है वो तो बेकार हो गया, मैं तुम्हें 50,000 रुपये नहीं दे रहा। ठीक है, अब तुम क्या हो, थोड़ा सा समझो अभी कि तुम्हारे पास केस करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, केस करने के लिए पैसे नहीं है, तो और वो तुमसे क्या कह रहा है, रवि तुमसे कह रहा है जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं दे रहा 50,000 रुपये, मेरे पास सामान तो मेरा टूट गया, तो मैं पैसे नहीं दे रहा। अब तुम यहाँ पे कोने में बैठ के रो रहे हो,
देखो रो रो के तुमने आंखें काली कर ली हैं, है आसपास आंसुओं का ढेर इकट्ठा हो गया, ये देखो पानी पानी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और तुम बाल्टियां भर भर के रो रहे हो, ठीक है। इतने में एक आदमी आता है जिसका नाम है चंट, ठीक है। यह कि तुमसे कहता है ब्रदर या सिस्टर आप क्यों रो रहे हो। तुमने बोला तो जा यहाँ से, हैं मैं यहाँ पे मैं परेशान हो रहा हूँ, ये इसको बोल रहा है, कह रहा नहीं ब्रदर आप मुझे बताओ क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो तुमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने सामान बेचा, उसने 50,000 रुपये का सामान रख भी लिया, फिर उससे टूट गया, अब मेरी गलती से थोड़ा टूटा है, उसकी गलती से टूटा है, वो 50,000 रुपये मुझे दे नहीं रहा, ये ठीक है, और मैं अब केस भी नहीं कर सकता उस पर, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, तो मैं केस भी नहीं कर सकता, तुम रो रहे हो। तो ये चंट आदमी तुमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सुनो तुम्हारे पास इस पर केस करने के लिए पैसे नहीं है ना, ये पैसे मैं तुम्हें देता हूँ और तुम इस पर केस करो। तुम कह रहे हो इतना भला आदमी है यार, मेरे केस के लिए ये पैसे देने को तैयार हो रहा है। तो तुमने पूछा मैं केस तो कर दूंगा, बट भाई तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, तेरे को इसमें क्या वो आ रहा है। तो चंट ने तुमसे क्या बोला कि देखो इस वक्त तुम्हें इस 50,000 रुपये की क्या उम्मीद दिख रही है आती हुई। तुम कह रहे हो नहीं ये 50,000 रुपये नहीं मिलने वाले। ये चंट तुमसे क्या कह रहा है कि तुम इतना करना कि तुम इस पर केस करना, फिर जब तुम केस जीत जाओ तो जो 50,000 रुपये तुम्हें इससे मिले इसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे देना, तुम्हारे को भी कुछ मिल जाएगा और मुझे भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसने इस पे क्या किया, इसको पैसे दिए और क्या कहा इस पे केस कर दे। केस करके अगर जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये मिलते हैं तो उससे क्या बोला कि कुछ पैसे तू मुझे दे दियो, जो मैंने तुझे दिए वो तो दिए ही, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को 10,000 रुपये दिए केस करने के लिए। तो तुमसे क्या कह रहा है कि ये जो 10,000 मैं दे रहा हूँ ये तो वापस कर ही देना, इसके अलावा मुझे 10,000 और दे देना, बाकी के 30,000 तुम रख लेना, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो अग्रीमेंट तुम्हारे और चंट के बीच में हुआ है इसको बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। क्या हुआ मेंटेनेंस, वो जो तुम्हें पैसों की हेल्प करी 10,000 वो तो मांग ही रहा है, उसके अलावा जो उसने जो एक्स्ट्रा तुम्हारे को मिल रहे हैं उसमें से उसमें भी वो हिस्सेदारी मांग रहा है। तो ये जो 10,000 उसने एक्स्ट्रा मांगे उसको बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। अब एक और होता है वर्ड जिसको बोलते हैं हम चैम्पर्टी। अब यहां पे समझो यहां चंट नहीं है, यहां पे है भोला, इसका नाम है भोला। तो ये भोला तुम्हें रोता हुआ देख रहा है और फिर वही सेम चीज तुमसे पूछता क्यों रो रहे हो, तुम कहानी बताते हो। ये भोला तुमसे कहता है कि यार तेरे से बहुत गलत हुआ है, तो तेरे को पैसों की हेल्प चाहिए ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो तुम कहते हो भाई तेरे को क्या पड़ी है मेरे मुद्दे में, तू क्यों मेरी हेल्प कर रहा है। तो भोला कहता है नहीं यार मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम 10,000 रुपये लो और इस पर केस करो, फिर जब इससे पैसे आ जाएं तो तुमने ये जो 10,000 मेरे से लिए हैं मुझे सिर्फ इतनी वापस कर देना और मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, ठीक। मुझे सिर्फ उतने वापस कर देना जितने मैं तुम्हें दे रहा हूं और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट होता है तो इसको बोलते हैं हम चैम्पर्टी, ठीक है। तो चैम्पर्टी में क्या है, जितना आपने दिया है आप सिर्फ उतना ही वापस मांग रहे हो। मेंटेनेंस में क्या है, आपने जो दिया वो तो वापस मांग ही रहे हो, उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो जो भी कॉम्पेंसेशन आपको दूसरी पार्टी से मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट, मतलब हम वॉइड एग्रीमेंट की भी क्या पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो देखो लॉ कहता है कि चैम्पर्टी और मेंटेनेंस ये दोनों चीजें वैलिड हैं, आप ये दोनों चीजें कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज।
तो सर फिर ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की हेडिंग में क्यों है? अगर वैलिड है तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में तो होने नहीं चाहिए, तो अगर वैलिड है तो ये इसलिए है क्योंकि अगर तुम ये जो केस कर रहे हो रवि के ऊपर, ये केस अगर जेन्युइन नहीं है, बिना बात के फालतू किसी बात पे किसी पे केस ठोक दिया, राह चलता आदमी पे अमीर आदमी दिखा केस ठोक दिया, जैसे तुम देखोगे ना आजकल लोग एक दूसरे पे झूठे झूठे केसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखा कि अभिषेक बहुत रिच आदमी है, मैं इसको किसी बात पे फंसा रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इसने मेरे साथ गलत किया, कि मुझे मेरे से पैसे ठग लिए, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, किसी बात से मैं इस पर बिना बात का केस कर रहा हूँ, और मेरे को केस करने में हेल्प कर रही है पूर्ति, और मेरे से क्या कह रही है, हमने आपस में क्या डिसाइड किया है कि जब अभिषेक को हम लूट लेंगे, कोर्ट से पैसे निकलवाएंगे, आपस में बांट लेंगे, ठीक है, या चैम्पटी क्या मेंटेनेंस कर लेंगे। तो ये जो अग्रीमेंट है चैम्पटी और मेंटेनेंस वाला, ये वॉइड अग्रीमेंट है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, क्योंकि अभिषेक पे केस करना बनता नहीं, जबरदस्ती जानबूझ के आपने केस किया तो फिर वो वॉइड होता है। बट अगर जेन्युइन रीजन से, जैसे तुमने रवि के साथ सामान दिया, उसने सामान नहीं दिया, सामान के पैसे नहीं दिए, वहां पे चैम्पटी या मेंटेनेंस होती है, तब वो वैलिड है। बट अगर बिना बात के राह चलते आदमी को लूटने की इच्छा रखते हो और लूट के उससे पैसे लेने की इच्छा कर रखते हो, तब वहां पे वो वॉइड हो जाएगा। तो देखो क्या लिख रहा है, अग्रीमेंट्स ऑफ चैम्पटी मेंटेनेंस, चैम्पटी मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश टर्म्स। तो देखो क्या लिख रहा है, व्हेन अ पर्सन हेल्प्स, हेल्प्स में क्या लिखा है, या तो फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है या अदरवाइज, अदरवाइज के ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो लीगल हेल्प, या तो तुमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें चंट आदमी ने, भोले आदमी ने या तो 10,000 दे दिए, या तुम्हारे को केस नहीं लड़ा तो एक वकील प्रोवाइड कर दिया, लीगल हेल्प दे दी, ठीक। तो व्हेन अ पर्सन हेल्प्स अनदर इन लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब इन अ कोर्ट केस इन विच ही इज नॉट हिमसेल्फ इंटरेस्टेड, बताओ वो जो चंट या भोला, उसको कोई दिलचस्पी थी क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ? तुम्हारे रवि की जो कॉन्ट्रैक्ट उसमें उसका कोई इंटरेस्ट था? मतलब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में वैसे किसी तरीके से कुछ हिस्सेदारी थी उसकी, कुछ था उसका इंटरेस्ट? नहीं ना। तो वही चीज वो कह रहा है, व्हेन अ पर्सन हेल्प्स अनदर इन लिटिगेशन इन विच ही इज नॉट हिमसेल्फ इंटरेस्टेड and does not share in the proceeds of the action, it is called maintenance. When a person helps under litigation in exchange of a promise to hand over a portion of the fruits of the litigation, if when it is called chambparty. अच्छा मैंने ना आगे पीछे बोल दिया गलती से, अगर पैसे सिर्फ जितने दिए हैं, अगर जितने दिए हैं सिर्फ उतने ही वापस ले रहे हैं तो वो मेंटेनेंस बोलेंगे। मैंने गलती से उसको चैम्पटी बोल दिया है। तो अगर भोला आता है और जितने पैसे दिए सिर्फ उतने ही वापस मांग रहा है तो वो मेंटेनेंस है। बट अगर 10,000 ऊपर मांग रहा है तो इसको हम चैम्पटी बोलेंगे। तब वहां पे भोला नहीं आएगा, तब कौन आएगा? चंट आएगा। ठीक है। तो देखो, when a person helps another person in litigation in which he is not himself interested and does not share in the proceeds of the action, मतलब एक्शन मतलब केस, तो जो कोर्ट केस है उसमें वो कुछ भी हिस्सा नहीं मांग रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेंटेनेंस। एंड व्हेन अ पर्सन हेल्प्स अनदर पर्सन इन लिटिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द लिटिगेशन, मतलब कोर्ट केस से जो आ रहा है फ्रूट्स, जो उसके जो पैसा आ रहा है उस पैसे में अगर वो हिस्सा मांग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? चैम्पटी। ठीक है। तो P फाइल्स अ सूट अगेंस्ट Q फॉर रिकवरी ऑफ अ क्लेम ऑफ, ये गलती से ये बन गई, ऐसे बनाना था इसको, ₹1 लाख। तो P फाइल्स अ सूट अगेंस्ट Q, P ने Q पे केस किया क्योंकि उसको रिकवरी करनी थी 1 लाख रुपए की। X promises to advance 20,000 to P for the cost of the litigation and P promises to give to X for ₹40,000 if he is successful in his suit. This is an agreement by way of chambparty. P 100 रुपए दे के उसने क्या कहा कि जो पैसे आएंगे उसमें से 40,000 तो मुझे दे दियो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? चैम्पटी। ठीक है। Had P been liable to return to X only the amount taken by him, then it would have been a mere maintenance agreement. जितने लिए अगर सिर्फ उतने ही वापस करोगे तो वो क्या होगा?
मेंटेनेंस। इन इंडिया एन अग्रीमेंट टू फाइनेंस लिटिगेशन इन रिटर्न ऑफ अ पोर्शन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द लिटिगेशन इज वैलिड। मतलब चैम्पटी वैलिड है प्रोवाइडेड द लिटिगेशन वॉज इंस्टीट्यूटेड विद अ बोनाफाइड मोटिव एंड द टर्म्स आर नॉट अनफेयर और अनजस्ट टू द हेल्प्ड पर्सन। मतलब अगर आपने सामने वाले पे केस जो किया है, अगर वो बोनाफाइड मोटिव से है, बोनाफाइड मतलब अगर आपने वो विद गुड रीजन या गुड मोटिव के साथ किया है, जहां जेन्युइनली बनता है, तब तो चैम्पटी वैलिड है। या फिर जो जिसकी आप हेल्प कर रहे हो उसके साथ आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं वो अनफेयर नहीं है, अनजस्ट नहीं है, तो चैम्पटी वैलिड है। बट अगर आपने किसी को बिना बात पे किसी पे केस ठोक दिया, या आप सामने वाले से क्या कह रहे हो कि तुझे वहां से जैसे 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख में से 80,000 तू मुझे दे दियो, 10,000 20,000 रुपये तू खुद रख लियो, तो ये अनफेयर हो गया। तो इस केस में फिर चैम्पटी वॉइड हो जाएगी। ठीक है। इफ द लिटिगेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मैलिशियस मोटिव, मैलिशियस मोटिव मतलब गलत मोटिव से आपका इंटेंशन है सामने वाले के साथ बिना बात पे केस करने का, और इंस्टीट्यूट अ लिटिगेशन और इज ऑफ अ गैम्बलिंग कैरेक्टर और इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, द अग्रीमेंट इज बैड, या इसको हम वॉइड बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। ये बात तो मैंने डिस्कस कर ही दी थी कि अगर आप किसी पे केस करते हो और केस करने में आप वकील, दूसरी साइड के वकील को डराना चाह रहे हो, दूसरी साइड के वकील को पैसे देके खरीदना चाह रहे हो, विटनेसेस को खरीदना चाह रहे हो, या जज को खरीदना चाह रहे हो, पुलिस को खरीदना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जस्टिस में दखल अंदाजी कर रहे हो। जहां पे आपको जस्टिस मिलना चाहिए वहां पे आप क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किसी से कर रहे हो जिससे जस्टिस ना मिले, वो सारे एग्रीमेंट्स क्या हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स फॉर मैरिज ब्रोकरेज। अगर आप किसी की शादी करा रहे हो और शादी कराने के लिए ब्रोकरेज या कमीशन ले रहे हो, तो वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर अगर ऐसा है कि शादी करा रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं, तो फिर तो ये बंद करो शादी.com, बंद करो ये bharatmatrimony.com, जीवनसाथी.com, इन सबको बंद करो। ये भी तो सब सेम ही चीज कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। तो ये सब कैसे चल रहे हैं फिर, बोलो। तुझे पता ही नहीं कमीशन लेते हैं। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट बनाओगे और अगर आपको लड़का लड़की जो भी ढूंढना है तो आपसे वो पैसे लेते हैं। बताओ, अग्रीमेंट्स फॉर मैरिज ब्रोकरेज ये कैसे चल रहा है? और ये तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, शादी करवाने के लिए कमीशन लेना। देखो, जीवनसाथी.com, शादी.com, bharatmatrimony.com और ये जितने भी सारे हैं, ये सब क्या करते हैं, ये तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे तुम लड़का लड़की ढूंढ सकते हो। ठीक है। तो वो तुम्हें एक सर्विस दे रहे हैं, वो तुम्हें एक डेटाबेस दे रहे हैं कि भैया इतने सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, आप इनमें से किसी को पसंद कर सकते हो। ठीक है। वो तुम्हें सर्विसेज दे रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ तुम्हारी कुंडली मैच हो रही है नहीं हो रही, वो भी आजकल ऐप पे दिख जाता है। अगर तुम अपनी डिटेल्स डालो डेट ऑफ बर्थ की और वो डाले दूसरी तरह साइड वाला भी, तो तुम्हारी कुंडली भी मैच हो जाती है वेब ऐप पे बैठे बैठे ही। तो वो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं इसका पैसा ले रहे हैं, वो तुमसे इसका नहीं पैसा ले रहे कि हमने आपकी शादी करवाई है, अब आप शादी में जितना भी पैसा खर्च करोगे उसका 2% कमीशन हमें चाहिए ना। वो आपको डेटाबेस का पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो आपको सर्विसेज के पैसे दे रहे हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ला के एक जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, वो उस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो वैलिड है। बट अगर वो कहें कि देखो जी अब आपकी शादी हो गई तय कि अब आप शादी करोगे तो अब हमारे को कुछ कमीशन चाहिए, इसके लिए वो कभी भी नहीं कहते, तो इसलिए वो वैलिड होते हैं। ठीक है। अगर वही चीज़ एक आदमी कहे, मैं कहूँ अभिषेक मैं तेरी शादी करवा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अंकिता से, ठीक है, तो मैं अब क्योंकि मैंने तेरे को लड़की दिखवाई और तूने उसको पसंद कर, तुझे पसंद कर लिया, मेरी वजह से मिला है ना, है कि नहीं मिला है ना, पैसे दे।
कुछ जेब ढीली कर, नहीं तो तेरी शक्ल देख के तो पक्का था कोई नहीं मिलने वाली थी तुझे, तो अब तेरे को अंकिता मैंने दिलवाई है, अब तू मेरे को कमीशन दे। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या है, अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, agreements for sale of public offices, titles and appointments, agreements tending to create monopolies, agreements not to bid, agreements restraining personal liberty, agreements in restraint of parental rights, agreements interfering with marital duties, agreements to influence public servants to act opposed to their duty, agreements in restraint of marriage, agreements in restraint of trade। देख रहे हो कितने सारे हैं। तो जैसे मैं देखो एग्जांपल लिया था कि पुलिस की जो वो पोस्ट थी उस पिक्चर में दिखाया गया कि वो बिक रही थी, किसको एसपी बनना है, किसको एएसपी बनना है, किसको डीएसपी बनना है, किसको कमिश्नर बनना है। तो क्या है, वो पब्लिक ऑफिसेज हैं। पब्लिक ऑफिसेज का मतलब क्या है कि आप वो पब्लिक जो सरकार के दी हुई नौकरी है, सरकारी नौकरी है वो, तो वो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं। आप उनको बेच नहीं सकते कि इतने पैसे ले लो और ये बन जाओ। ठीक, फिर अग्रीमेंट्स टू क्रिएट मोनोपोली, अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं कि भैया तुम मेरे से ही माल खरीदोगे, किसी और से नहीं खरीदोगे, आजू बाजू वाले जितने भी दुकानदार हैं तुम किसी से भी सामान नहीं खरीदोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे से खरीदोगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मोनोपोली, अपना ही एक राज बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये वॉइड है। अग्रीमेंट्स नॉट टू बिड, यहां पे क्या मतलब है, जैसे तुम देखोगे चीजों की नीलामी होती है, नीलामी सुनिए, ऑक्शन जिसको बोलते हैं, तो फिल्मों में भी देखोगे कि किसी चीज की घरों की नीलामी हो रही है, तो वो जो नीलामी हो रही है उसमें क्या है, सब लोग अपनी अपनी बोली लगाते हैं कि कौन इस सामान के कितने पैसे देगा, तो जो बोली लगाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिड करना। तो अगर अग्रीमेंट कर रहे हैं, अभिषेक ने अग्रीमेंट कर लिया सबसे कि कोई बोली नहीं लगाएगा, सिर्फ मैं लगाऊंगा और मेरे से पैसे ले लो, तो वो क्या कर रहा है, तुम सबको खरीदने से रोक रहा है सामान, तो वो क्या है, अग्रीमेंट्स नॉट टू बिड, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और ये वॉइड अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट्स रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी, आप अपनी पर्सनल लिबर्टी को ही रोक रहे हो, जकड़ रहे हो, बांध रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभिषेक से क्या कह दिया कि मैं तेरे को 50,000 रुपये का लोन दूंगा, बट इसके बदले तू मेरे पास अगले 2 साल तक काम करेगा और तू मेरे से कोई सैलरी नहीं मांग सकता, प्लस मैं तेरे से ये पैसा वापस जब लूंगा, अगर तूने टाइम से पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे से 70% ब्याज लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जो लिबर्टी है, लिबर्टी याद करो किसी जमाने में तुम्हें सिखाया जाता था, लिबर्टी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से एक राइट मिलता है, याद हो अगर, लिबर्टी एक ऐसा अधिकार है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, और आप अपनी लिबर्टी ही जकड़ रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये करने ही नहीं देता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी लॉज होते हैं कहां से निकल के आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप तोड़ रहे हो, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कैसे चल जाएगा। तो अगर आप अपनी पर्सनल लिबर्टी को ही रिस्ट्रेन, बांध रहे हो, जकड़ रहे हो, रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, तो वो अग्रीमेंट वॉइड है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, पेरेंट्स के कुछ अधिकार होते हैं अपने बच्चों पे, ठीक है, पेरेंट्स अपने उन अधिकारों को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो अग्रीमेंट वॉइड है। अग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज, शादी ब्याह में जो भी ड्यूटीज होती हैं, जो भी काम होते हैं, आप उनमें इंटरफेयर कर रहे हो, वो कर रहे हो। अग्रीमेंट्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट्स टू एक्ट अपोज टू देयर ड्यूटी, जो पब्लिक सर्वेंट्स है आप उनसे क्या कह रहे हो कि रिश्वत ले ले और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दे दे, रिश्वत ले ले, पुलिस वाले से कह रहे हो कि आप ये रिश्वत ले लो और मेरे पे जो केस बन रहा है वो बनने मत देना, एफआईआर मत होने देना, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देना। तो क्या कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट से क्या कर रहे हो कि आपकी जो ड्यूटी है आप उस ड्यूटी के ऑपोजिट जाके कुछ काम करो, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को किसी से शादी करने से रोकना, जैसे फॉर एग्जांपल पूर्ति को शादी करनी है राहुल से फॉर एग्जांपल, तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो पूर्ति को शादी करने से रोके राहुल से, या राहुल को रोके शादी करने से पूर्ति से, तो ये अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर मैं कहूं कि आशा तू सीए नहीं कर सकती, तो सीए नहीं करेगी, तो इसके बदले में मुझसे पैसे ले ले, मैं तुझे एक डिग्री या एक प्रोफेशन फॉलो करने से रोक रहा हूं या एक बिजनेस फॉलो करने से रोक रहा हूं, तो ये अग्रीमेंट्स क्या हैं, वॉइड है। आप किसी को कोई भी लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन करने से नहीं रोक सकते।
नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। आप लीगल प्रोसीडिंग जो कोर्ट केसेस हैं उन कोर्ट केसेस को होने से रोक रहे हो, या उन कोर्ट केसेस में किसी तरीके से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हो या उसको रोक दबाने की कोशिश कर रहे हो, वो सब भी क्या है, वॉइड अग्रीमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब याद करने वाले पॉइंट्स हैं क्या, हाँ मतलब, ये तो हाँ मतलब इनमें से जो छोटे छोटे हैं जल्दी जल्दी से याद कर लेना। डायरेक्टली अगर सवाल पूछ लिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड गिव अ फ्यू एग्जांपल्स, तो क्या करना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, और नीचे जितने मैंने 15-16 पॉइंट्स हैं इनमें से बेस्ड ऑन कितने मार्क्स का सवाल है उतने एग्जांपल्स दे देना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, void agreements। तो the following agreements have been expressly declared as void under the Indian Contract Act। तो कुछ कुछ agreements को लॉ ने स्पेसिफिकली void बोल रखा है। कौन से हैं वो? तो पहला, agreements by a minor or a person of unsound mind। ये बात तो हम चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटी ऑफ पार्टी में पढ़ के आ गए। नेक्स्ट, agreements made under a bilateral mistake of fact material to the agreement। ये बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर था फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में याद करो हमने पढ़ा था कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। मिस्टेक में हमने पढ़ा था 2 तरह की मिस्टेक होती है, क्या क्या, जानबूझ के करते हैं। एक हमने पढ़ा था मिस्टेक ऑफ लॉ और एक पढ़ा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में देखा था कि आप जनरल लॉज ऑफ द कंट्री जानते हो और एक फॉरेन लॉ, और हमने सीखा था कि अपने देश का कानून नहीं जानते तो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, बट अगर फॉरेन लॉ के बारे में नहीं जानते तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने देखा था कि 2 तरीके की फैक्ट मिस्टेक्स होती है, एक यूनिलैटरल मिस्टेक और दूसरा बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक कौन सी मिस्टेक होती थी, यूनि मतलब 1, यानी कि यूनिलैटरल मिस्टेक कैसा था, जिसमें एक इंसान से एक मिस्टेक होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या वॉइड होता है, वैलिड होता है। अगर एक बंदे से गलती हुई है, दूसरी पार्टी ठीक थी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बायलैटरल मिस्टेक में अगर दोनों पार्टीज किसी चीज के ऊपर मिस्टेक कर चुकी हैं तो वो वॉइड अग्रीमेंट है, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंट ही नहीं है। हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये सब चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी। तो वो यही चीज़ कह रहा है, अगर आपने बायलैटरल मिस्टेक करी मतलब दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हैं, और कौन सा मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और वो मिस्टेक जो है मटीरियल है। मटीरियल मैंने बताया था वेरी बिग या इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट के बारे में, तो दोनों पार्टीज सब जो अग्रीमेंट है ये वॉइड अग्रीमेंट हो जाता है। तो ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स हुज ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन आर अनलॉफुल। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो वॉइड है। ये बात हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ ली थी, जिसको याद नहीं आ रहा है तो ये रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, ये सब चीज पीछे वाली पढ़ चुके हैं हम। अग्रीमेंट्स हुज ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन आर अनलॉफुल इन पार्ट एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट। देखो फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, ये हो तुम और ये है रवि, मान लो कोई होगा रवि, ठीक है। रवि तुम्हें ड्रग्स और राइस दोनों चीजें दे रहा है, चावल भी दे रहा है और ड्रग्स भी दे रहा है, और इस चीज के तुमसे इकट्ठे टोटल 50 रुपये मांग रहा है, और उसमें ड्रग्स से कितने, राइस से कितने वो नहीं पता, बस दोनों सामान का टोटल पैसा कितना है, 50,000 रुपये है। बताओ ड्रग्स बेचना वैलिड है? नहीं। चावल बेचना, चावल बेच सकते हैं। अब बताओ क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं कि ड्रग्स का अलग कर दूं और ड्रग्स वाले कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दूं, अग्रीमेंट को वॉइड कर दूं, और चावल वालों को वैलिड कर दूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि नहीं पता 50,000 रुपये में चावल के कितने और ड्रग्स के कितने, आप उन दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल है, कुछ पार्ट इलीगल है, बट आप इनका लीगल और इलीगल को अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर ये पूरा अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। यही चीज उन्होंने यहां लिखी है, अग्रीमेंट whose objects or consideration are unlawful in पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल है, एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है अग्रीमेंट में तो ये क्या है, वॉइड अग्रीमेंट। ये बात तो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ ली थी। आगे, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये बात अभी भी पीछे पढ़ के आए हम। किसी को किसी से शादी करने से अगर आप रोकते हो और बदले में क्या कह रहे हो, पैसे ले ले। तुमने फिल्मों में देखा होगा कि पुरानी फिल्मों में बाप लड़की के बॉयफ्रेंड को पैसे ऑफर करता है कि इतने पैसे ले ले और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे सिचुएशन में तो लड़के को पैसे ले लेने चाहिए और उसके बाद भी लड़की भगा के ले जाए, क्योंकि जो बाप पैसे दे रहा है वो पैसा बाप वापस ले नहीं सकता, क्योंकि वो अग्रीमेंट जो कर रहा है वो एक वॉइड अग्रीमेंट है। कानूनी तौर पे आप किसी को किसी शादी करने से रोक नहीं सकते, अगर आप आपकी लीगल एज होगी शादी करने की। तो ऐसे में अगर ये नसीहत है मेरी सारे लड़कों को या लड़कियों को भी, कि अगर दूसरी वाली पार्टी जो भी है उसके पापा मम्मी तुम्हें पैसे ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, उनसे शादी मत करना, तो पैसे भी ले लेना और शादी भी कर लेना। वो पैसे हनीमून में यूज कर लेना, क्योंकि माँ बाप ने जो पैसे तुम्हें दे दिए ना वो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट है। और वॉइड अग्रीमेंट में एक चीज हमने पढ़ी है, देयर इज नो रेस्टिट्यूशन। नो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, नो गिविंग बैक। तो पापा मम्मी ने जो तुम्हारे को पैसे दिए ना, जान छोड़ दो मेरी बेटी का या बेटे का, उसके बदले जो तुम्हें पैसे दिए वो तुम्हें वापस भी नहीं देने उनको, तो उसको हनीमून पे यूज कर लेना या शादी में यूज कर लेना। और अगर वो कहते हैं कि भैया तुमने तो पैसे लेके हमसे मना किया था, तो कह देना हाँ हाँ किया था, बट तुम रोक तो सकते नहीं, कानूनी तौर पे हम कर सकते हैं, कर भी लेना शादी। ठीक है, नालायक को करना मत ऐसा कुछ। आगे, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप किसी को एक लीगल या लॉफुल बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब या ऑक्यूपेशन करने से आप नहीं रोक सकते। ध्यान रखना मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, लॉफुल। लॉफुल, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ड्रग डीलिंग मत करो, ड्रग्स में डीलिंग मत करो, बदले में से पैसे ले लो, तो क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें, एक अनलॉफुल बिजनेस करने से रोक रहा हूं। अनलॉफुल मतलब कानूनी तौर पे जिसको अलाउड नहीं है वो वैलिड है। ठीक है, वही मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम सीए बन गए, सीए में जो भी बन गए, और अब तुम क्या करो, जो तुमने डिग्री ली अब उसकी प्रैक्टिस मत करो। तुम्हें अलाउड पता होगा ना, तुम सीए में प्रैक्टिस कर सकते हो या सीए में बन के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मत करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें एक लॉफुल प्रोफेशन या बिजनेस फॉलो करने से रोक रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज वॉइड अग्रीमेंट। नेक्स्ट, अग्रीमेंट से डिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। आप कोर्ट कचहरी के मामले में किसी भी तरीके से बाधा डाल रहे हो, इसको हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अग्रीमेंट से डिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए मीनवाइल इसको ब्रीफ में डिस्कस कर दिया मैंने। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जिसके अंदर ये क्लियर नहीं है कि क्या करना है, अग्रीमेंट का मीनिंग ही अनसर्टेन है, तो वो गलत है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाओ। आज तुम कोचिंग से घर से निकले टुवर्ड्स कोचिंग फॉर एग्जांपल, और जब तुम घर कोचिंग की तरफ निकल रहे थे तो मम्मी ने पीछे से तुम्हें बोल दिया कि बेटा वो जो पास में जो ग्रोसरी स्टोर है उससे बोलते हुए जाना कि घर पे वो खाने का तेल भिजवा दे, खाने का तेल भिजवा दे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे आता है सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर का तेल भिजवा दे, ठीक है, और तुमने कहा कि मम्मी मुझे लेट हो रहा है, तो मम्मी ने क्या कहा, चुपचाप ऑर्डर करके जा, नहीं तो घर वापस आएगा कोचिंग से तो खाना नहीं दूंगी। अब खाना तो खाना है, तो तुम्हें पता है कि अगर नहीं किया तो मम्मी तो खाना नहीं देंगी, तो तुम गए, भागे भागे गए ग्रोसरी स्टोर पे कि कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, और जाते जाते उसको दूर से पीछे से बोल दिया कि भैया मम्मी ना घर पे तेल मंगवा रही थी तो घर पे ना तेल भिजवा दो, ठीक है, और ये बोल के तुम भाग गए कि कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। अब वो बंदा ये सोच रहा है तेल कौन सा भिजवाऊं, एक मसाज का तेल होता है, एक हेयर ऑयल होता है
है। एक मशीनों में डलता है तेल, जो मशीनें जाम हो जाती है मशीनों में भी तेल डलता है, ठीक है। गाड़ी के अंदर भी डलता है इंजन ऑयल है। खाने का भी तेल होता है। अरे कौन सा तेल, तो बताओ, तुमने बताया कौन सा तेल? तो वो जो तुम उसको बोल के गए और उसके बाद जब तुम पहुंचे घर तो तुम्हें खाना नहीं मिला, क्यों? क्योंकि तेल ही नहीं पहुंचा घर पे। क्यों? क्योंकि तेल तुम बता के नहीं गए कौन सा। तो बताओ, ये जो अग्रीमेंट तुमने किया उसके साथ, ये वैलिड है या वॉइड? वॉइड है, क्योंकि तुमने जो चीज, जो अग्रीमेंट किया था उसमें जो चीज थी वो कंफ्यूजन छोड़ गए उसके अंदर, वो वेग हो गया, उसका मीनिंग अनसर्टेन हो गया। ठीक। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ अ वेजर। वेजर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सट्टा लगाना। तुमने देखा होगा लोग क्रिकेट मैच में सट्टा लगाते हैं, आज बारिश होगी या नहीं होगी इस बात पे सट्टा लगा देते हैं, है ना, कि आज बारिश होगी, देख नहीं होगी नहीं होगी, अरे हवा चल रही है उड़ जाएंगे, अरे लगी 100 की, कर लेते हो तुम ये। ठीक। या फिर तुम कहते हो, एक से कहते हो कि सुन उसको जाके प्रपोज कर, अगर उसने हाँ कर दी तो 500 मेरी तरफ से, ठीक है, नहीं करी तो 500 तू देगा। बंदा सामने वाला कह रहा है देख मेरी शक्ल ही ऐसी है, हाँ करेगी, तो क्या कर ली उस बात पे 500 की शर्त लगा ली। तो ये जो कर रहे हो बात बात पे जो तुम शर्तें लगा लेते हो, ये सब क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट्स को, अभी ब्रीफ एंड में डिस्कस कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसा एक अग्रीमेंट जो एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पूर्ति से कह रहा हूं, पूर्ति सुन मेरी बात। अगर तूने वो जो कोई मिल गया वाला जादू था ना, अगर तूने उससे मुझे शक्तियां दिलवा दी, मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा। सोच रहे 2 करोड़ की बात है पूर्ति। तो वो जो कोई मिल गया वाला जादू है उससे मुझे वही शक्तियां दिलवा दे जो उसने उसको दी थी, ऋतिक रोशन को। बताओ वैलिड है ये एग्रीमेंट? नहीं, वॉइड एग्रीमेंट है। एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, कि अगर वो कोई मिल गया वाला जादू मुझे शक्तियां देगा तो मैं पूर्ति को पैसे दूंगा। तो ये क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट, अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मच्छर मारा, ठीक है, अब मैं आशा से कह रहा हूं आशा अगर तू इस मच्छर को जिंदा कर दे, अगर तू इस मच्छर को जिंदा कर दे तो मैं तुझे पैसे दूंगा। बताओ। तो डॉक्टर के पास लेके चलेगी, डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको सीपीआर दे दो, इसको इनक्यूबेटर वेंटिलेटर पे डाल दो, क्या ये उठ जाएगा मच्छर? नहीं ना। तो क्या हुआ? अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। तो ये अग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स है। देखो सेक्शन नंबर याद कर लोगे बहुत अच्छी चीज है। देखो ऑटोमेटिकली एक चीज ऐसे समझो मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं चेक करूं या तुम चेक करो, इमेजिन करो तुम चेक करो, तुम्हारे पास 95 पेपर ऐसे आए जिनमें सेक्शन नंबर नहीं लिखा और 5 पेपर ऐसा जिनमें सेक्शन नंबर लिखा है, तो तुम एज अ चेकर जिसने सेक्शन नंबर लिखा उसको मार्क्स ज्यादा दोगे या नहीं दोगे? दोगे, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो कि भाई इस बच्चे के को सेक्शन नंबर तक पता है, मेहनत करी बच्चे ने। ठीक है, तो सेक्शन नंबर वैसे तो याद करना जरूरी नहीं है, बट अगर एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए सेक्शन नंबर लिखते हो तो जरूर मिलेंगे सेक्शन नंबर के मार्क्स। ठीक है, तो अब मैं ये तुम पे छोड़ रहा हूं कि तुम्हारे को सेक्शन नंबर याद हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो देखो नीचे क्या लिखा है, ये 1 to 5 हमने पिछले चैप्टर में कवर कर रखे हैं। सीरियल नंबर 1 to 5 हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स। जो पास्ट के चैप्टर्स हैं उनमें हमने ये चीजें डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, अच्छा अब यही चीजें दोबारा से आ रही हैं। सेक्शन 26 जो यहाँ पे लिखा था वो नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि आप किसी को किसी से भी शादी करने से नहीं रोक सकते अगर उसकी लीगल एज होगी शादी करने की। हाँ, एक माइनर को रोक सकते हो कि आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी को कोई भी लॉफुल, वर्ड मैंने बोलता क्या, लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो क्या होगा?
वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है, आपके पास अधिकार देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आप कोई भी काम कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट को रोकने की कोशिश करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन उस अधिकार को ही तोड़ देगा, वो जो अग्रीमेंट है उसी को तोड़ देगा। क्योंकि क्या करे कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे से ऊपर कोई नहीं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना तुम लोगों को, अगर तुमने कोई भी चीज ऐसी करी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है तो जेल होगी, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाओ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहो कि इंडिया खराब है, इंडिया मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, अगर ऐसे नारे लगाओगे तो सच बता रहा हूं जेल जाओगे। अगर तुमने अपने देश का झंडा फाड़ दिया जेल जाओगे। अपने देश के झंडे को तुमने पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश करी तो जेल जाओगे। ये सब चीजें डिसअलाउड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये अधिकार नहीं देता, पर आपको जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है आप खुद भी उन अधिकारों को बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है मैं ये सारे अधिकार तोड़ दूंगा, जो ये अग्रीमेंट तोड़ दूंगा जहां पे तुम अपने अधिकारों को दबा रहे हो। वो कह रहा है मैं जब तुम्हें दे रहा हूं आजादी, खुला छूट दे रहा हूं, तो तुम कौन होते हो इसको तोड़ने वाले, तो रोकने वाले, तो तुम्हें भी वो अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। ये बात तो हमें पता चल गई, आप किसी से बिजनेस करने से नहीं हो सकते। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में क्या है, सबसे पहला है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। एक चीज समझ लो, जब भी ये वर्ड लिखा है स्टैट्यूटरी, तो ये वर्ड स्टैट्यूटरी आता कहां से है? स्टैट्यूटरी वर्ड आता है स्टैट्यूट से, और स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? एक्ट या फिर लॉ, कानून। जो तुम पढ़ रहे हो अभी वो क्या पढ़ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? एक स्टैट्यूट है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस क्या हो गई? वो एक्सेप्शंस जो एक्ट तुम्हें दे रहा है, वो एक्सेप्शंस जो एक्ट तुम्हें दे रहा है। जिसका मतलब क्या है कि वैसे तो लॉ, ये बिजनेस, ये लॉ कानून एक्ट क्या कहता है कि आप किसी को भी लॉफुल बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, बट एक्ट कुछ कुछ चीजों में आपको अलाउ कर रहा है कि आप रोक सकते हो। कहां कहां पे? पहला है सेल ऑफ गुडविल। अगर आप अपनी गुडविल बेचते हो तो जो आपकी गुडविल खरीद रहा है वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते, या आप वही नाम यूज नहीं कर सकते जिस नाम से आप अभी बिजनेस कर रहे थे, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड इन अ लिमिटेड एरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद करो, तुम लोगों ने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा था अकाउंट्स के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा है, पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर तुम क्या सीखते थे कि एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, कैसे बंद होने पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो तुमने देखा होगा जब वहां पे बुक्स बंद करते थे तो गुडविल सेल भी होती थी। जैसे असेट्स बेचे जाते थे वहां गुडविल भी सेल करते थे। उसको कहां डालते थे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देते थे, बैंक की हेडिंग में। याद करो क्या करते थे, एक प्रिपेयर करते थे रियलाइजेशन अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड पर तुम डालते थे बैंक, और नीचे लिख देते थे गुडविल, प्लांट और मशीनरी, ये सब कितने कितने पे बिके। ठीक है, तो जो तुमसे गुडविल खरीद रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम है एप्पल, तुम्हारी कंपनी है एप्पल, वो तुम बेच रहे हो, मुझे बेच रहे हो। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या अधिकार आ गया? मैं तुम्हें वो एप्पल जो ब्रांड नेम तुमने बनाया है, क्या उसके पैसे दूंगा? दूंगा ना, क्योंकि भैया आज की डेट में एप्पल एक ऐसा नाम है जो बंदा आंख बंद के वो खरीद रहा है कि भैया इसके प्रोडक्ट तो अच्छे होंगे ही होंगे। करेक्ट? तो मैं तुम्हें वो जो गुडविल तुमने एप्पल की बनाई है, क्या उसकी पेमेंट करूंगा? करूंगा। अब मैं तुमसे तुम पे क्या रेस्ट्रिक्शन ला सकता हूं कि सुनो, अब तुम ये वर्ड एप्पल अपने किसी और काम में नहीं यूज कर सकते। ये वर्ड एप्पल अब मेरे पास है। फिर तुम हमारी बिजनेस के, जो तुम बिजनेस मुझे बेच रहे हो एप्पल का, इसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको तुम अपनी तरफ खींचोगे नहीं कि अब हमने छोड़ दिया, अब हमारे पास वहां आ जाओ। तुम ये नहीं कहोगे कस्टमर से कि अब वो एप्पल छोड़ दो और मेरे पास आ जाओगे, मैंने दूसरी कंपनी खोल ली ऑरेंज के नाम से। ठीक है, ये नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नहीं खींच सकते। ठीक, ये ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते एप्पल। फिर तुम ये सिमिलर बिजनेस जो एप्पल कर रही है, तुम ये अगले 5 साल तक नहीं कर सकते।
मैं ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ, लगा सकता हूँ कि अगले 5 साल तक नहीं कर सकते, या पूरे यूपी में नहीं कर सकते, यूपी के बाहर कर लो कहीं। तो मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगाई एक लिमिटेड टाइम के लिए, 5 साल, 3-4 साल, 5 साल। अगर मैं कहूं जिंदगी भर अब तुम ये काम नहीं कर सकते तो वो इनवैलिड है, तो वो वॉइड है। अगर मैं तुमसे कहूं कि अब तुम ये जो प्रोडक्ट्स एप्पल के फोन बेच रहे हो, मैकबुक बेच रहे हो, आईपैड बेच रहे हो, ईयरफोन्स जैसा जो बेच रहे हो, अब ये काम दोबारा जिंदगी भर नहीं कर सकते तो ये वॉइड है। बट अगर मैं कह रहा हूं ये काम तुम अगले 5 साल तक नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, तो ये वैलिड है। नाम तो जिंदगी भर यूज नहीं कर सकता, बट बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन ला सकता हूं कि ये वाला काम अगले 3 साल 5 साल तक नहीं कर सकते, या एक लिमिटेड एरिया में। मैं कह रहा हूं कि तुम यूपी दिल्ली एनसीआर के एरिया में नहीं कर सकते, तुम्हें साउथ में जाके कहीं करना है, महाराष्ट्र में कहीं करना है, वहां जाके कर लो, ठीक है। तो अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं तो कर सकता हूं। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं? क्या तुम ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते, तुम ओल्ड कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुम दुनिया को ये नहीं बताओगे कि मैं अभी भी वहां काम कर रहा हूं जबकि एक्चुअली में तुम काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम एप्पल बेच के मुझे जा चुके हो तो एप्पल से तुम चले गए हो ना, तो तुम दुनिया को ये नहीं बताओगे कि तुम अभी भी वहां पे काम करो जबकि तुम एक्चुअली में कर ही नहीं हो। फिर तुम क्या नहीं कर सकते, तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि तुम ये वाला बिजनेस अगले कुछ टाइम तक या कुछ एरिया में नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो से एक्ट मतलब एक्ट कह रहा है कि ऐसा यहां पे ये चीजें रोकनी हो तो मैं रोक सकता हूं। द सेलर ऑफ द गुडविल कैन बी रिस्ट्रेन्ड, जो गुडविल बेच रहा है उसको आप रिस्ट्रेन कर सकते हो, किस चीज से? फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, कि आप आसपास के एरिया में नहीं करोगे, सो लॉन्ग एज द बायर और हिज सक्सेसर इन द इंटरेस्ट कैरीज ऑन अ सिमिलर बिजनेस प्रोवाइडेड द रिस्ट्रेंट इज रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो आप जो गुडविल बेच रहा है उसको रोक सकते हो सिमिलर बिजनेस करने से विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, लोकल एरिया में, लोकल लिमिट्स में आप उसको करने से रोक सकते हो, जब तक बायर या मैंने अगर आगे भी किसी और को बेच दिया, जब तक मैं इस इंडस्ट्री में हूं। बट ध्यान रहे, प्रोवाइडेड जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन जो तुम्हें बांध रहा हूं, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। मतलब अगर तुमसे कहूं कि जिंदगी भर नहीं कर सकते तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, 5 साल तक नहीं कर सकते, कहां पे टाइम पे हो गया रिस्ट्रिक्शन, और दिल्ली एनसीआर या यूपी में नहीं कर सकते तो एक प्लेस हो गई। तो ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, आप ये लगा सकते हो। मैं कहूं पूरे हिंदुस्तान में तुम ये काम नहीं करोगे, बाहर जाके कर लो, इंडिया के बाहर जाके कर लो, तो वो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। सर ये भी तो ऑप्शनल होता है ना कि लगाना या ना लगाना। हाँ वो ऑप्शनल है, बट मैं लगाऊंगा ऑब्वियसली, नहीं तो तू तो खोल लेगा दूसरी एप्पल, इस बार कहेगा संतरा, ऑरेंज है और ऑरेंज के नाम से खोल लेगा कंपनी, या मैंगो खोल लेगा, पाइनएप्पल खोल लेगा। पाइनएप्पल सही रहेगा, पाइनएप्पल सही रहेगा ना। सेफ रहेगा। और कोई आएगा तो उसको चुबा भी दियो। अगला क्या है? पार्टनर्स अग्रीमेंट्स। पार्टनर्स भी आपस में अग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर वो एक फर्म में पार्टनर हैं तो वो जो काम पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं वो काम बाहर किसी और के साथ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम तीनों ने आपस में एक अग्रीमेंट किया, क्या कि हम मिल के जूते बेचेंगे, शूज का बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो तुम अब आपस में यह रिलेशन ला सकते हो कि जब तक तुम तीनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तुम किसी और के साथ मिलके कहीं और या अकेले में जूते का काम नहीं करोगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, एक्ट अलाउ करता है इसको, ठीक है। फिर राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम 3 पार्टनरशिप में हो, पूर्ति बाहर जा रही है, पूर्ति कह रही है अब मुझे पार्टनरशिप में नहीं रहना, तो तुम लोग पूर्ति पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि पूर्ति तू फर्म छोड़ रही है, ठीक है, बट तू क्या करेगी, कंपनी पार्टनरशिप फर्म का नाम यूज नहीं करेगी। फिर पुराने कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी अपनी तरफ, दुनिया को ये नहीं दिखाएगी कि मैं अभी भी वहां पे पार्टनर हूं, और ये सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकती एक रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल प्लेस में। अगर तुम दोनों चाहो तो ये रिस्ट्रिक्शन पूर्ति पे लगा सकते हो। नेक्स्ट, पार्टनर्स सिमिलर बिजनेस ऑन डिसोल्यूशन। मान लो तुम तीनों की फर्म डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व बंद हो गई है, तो तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आपस में एक दूसरे पे कि सुनो
हम तीनों अब ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे अगले 5 साल तक पूरे यूपी में। तो तुमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगाई एक टाइम की और एक प्लेस की। या ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि सुनो, किसी को भी ये काम दोबारा करना है कर लेना, बट उस नाम से मत करना जिस नाम से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म थी। क्यों? क्योंकि नहीं तो दोनों को लगेगा कि हम लोग वापस से काम करना शुरू के साथ में, कोई और नाम से करना है कर लो। आ रहा ना समझ? तो ये रिस्ट्रिक्शन ला सकते हो। तो पार्टनर्स में इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म agree that all or some of them shall not carry on similar business within a specified period or within specified local limits. Next, an agreement between any partner and the buyer of the firm's goodwill that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within specified period or within specified local limits provided the restrictions imposed are reasonable. तो अगर एक फर्म बेची जा रही है तो फर्म की गुडविल जो खरीद रहा है, वो जो गुडविल खरीद रहा है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है पार्टनर्स के ऊपर कि तुम वो ब्रांड नेम यूज नहीं करोगे, तुम पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे, तुम दुनिया को ये देखोगे तुम अभी वहाँ पे पार्टनर हो। और अगर चाहे तो वो रिस्ट्रिक्शन ला सकता है कि ये काम विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स नहीं करोगे। तो जो बायर ऑफ गुडविल है वो भी रिस्ट्रिक्शन तुम पे पार्टनरशिप फॉर्म में लगा सकता है। तो नीचे क्या लिख रहा है कि ये पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर भी बात एप्लीकेबल है, ये जितनी भी चीजें पार्टनरशिप एक्ट में भी एप्लीकेबल है, और एक एलएलपी एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, वहां पे भी ये बात एप्लीकेबल है, ये जितनी भी ये वाली है। ठीक है, हाँ आगे है चैप्टर। अच्छा तो देखो पहले हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं टू द रूल रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। हम क्या पढ़ रहे हैं कि आप किसी को किसी तरह से कोई बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ लिए, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस जो लॉ आपको अलाउ कर रहा है, कि लॉ कह रहा है कि आप, ये एक्ट आपको कह रहा है आप ये दो चीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। पहला सेल ऑफ गुडविल वाला, और दूसरा क्या, पार्टनर्स अग्रीमेंट्स। अब लीगल डिसीजन आ रहे हैं, मतलब अभी देखो ये क्या है, बी पॉइंट है और यहां क्या था, ये ए पॉइंट। तो एक्ट ने तो जो बताने थे एक्सेप्शंस, एक्ट ने तो बता दिया, एक्ट ने बताया दो, सेल ऑफ गुडविल और दूसरा पार्टनर्स अग्रीमेंट्स वाला। अब आ रहे हैं लीगल डिसीजंस। तो जब यहां बात करें हम लीगल डिसीजंस की, तो हम रेफर कर रहे हैं यहां पे कोर्ट के डिसीजंस को। ठीक है, तो कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं, तो कोर्ट ने भी कुछ कुछ चीजों को अलाउ करा। पहला क्या, ट्रेड कॉम्बिनेशंस। अब ये ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, देखो कई बार होगा, तुम कभी कभी ना ऐसे देखना है, कुछ कुछ मार्केट होती हैं, अगर तुम उस मार्केट में जाओ तो तुम्हें हर दुकानदार एक ही चीज बेचता हुआ दिखेगा। देखा हो कभी तुमने ये चीज है? सदर बाजार चले जाओ दिल्ली में, चांदनी चौक चले जाओ, तो ऑलमोस्ट हर बंदा वहां पे या तो साड़ियां बेच रहा है या ज्वेलरी बेच रहा है, यही दो चीजें ज्यादातर बेच रहा होता है। ठीक है, फिर तुम एक सब्जी मंडी चले जाओ, जो हर मंडे हर वीकेंड पे, हर मंडे टू फ्राइडे किसी दिन सैटरडे संडे लगती है, वहां पे चल जाओ तो तुम्हें क्या दिखेगा, सारे लोग ऑलमोस्ट सेम ही सब्जियां बेच रहे हैं। तो बताओ तुमने अगर देखा हो तो वो वहां पे जो सब्जी बेच रहे हैं, तो अगर तुम गोभी का रेट एक ठेले पे पूछो और अगले ठेले पे पूछो, तो क्या तुम्हें फर्क दिखता है सब्जियों के रेट में? बहुत कभी कभी, बहुत कभी कभी, वरना जो रेट की सब्जी एक ठेले वाले ने बताई, अगला वाले भी वो बताएगा, उससे अगले वाले भी वो बताएगा। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में साठ गांठ कर लेते हैं, आजू बाजू वाले 4-5 सेलर एक साठ गांठ कर लेते हैं कि भैया हम एक मिनिमम प्राइस सेट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट का, इससे नीचे कोई नहीं बेचेगा। तो ये क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगाई एक तरीके की कि नीचे कोई नहीं बेचेगा। फिर दुकान बंदा किसी से भी खरीद ले, हम वो नहीं कुछ कहेंगे, बट मिनिमम प्राइस सेट कर ली। तो ये क्या है, एक ट्रेड कॉम्बिनेशन है, इसको लॉ अलाउ करता है। ठीक, मिनिमम प्राइस सेट कर लेना, या फिर आपस में क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग पूल करेंगे अपने प्रॉफिट्स, सारे लोग अपने प्रॉफिट्स को एक जगह पे पूल करेंगे, एक जगह पे लाके डालेंगे और फिर हम उससे कुछ चीज करेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन लगाई कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को एक जगह पे लाएंगे सारे लोग और फिर वहां से कोई चीज करेंगे। तो देखो ये क्या होते हैं, ट्रेड कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ट्रेड कॉम्बिनेशंस को लॉ अलाउ करता है। तो देखो इसको एक जगह पे, जैसे an agreement the primary object of which is to regulate business and not to restrain it is valid।
Thus, an agreement in the nature of a business combination between traders and manufacturers, example के तौर पे not to sell their goods below a certain price, या फिर to pool profits or output and to divide the same in an agreed ratio, does not amount to restraint of trade and is perfectly valid. तो आपस में कैसे कर रहे हैं कि प्रॉफिट्स एक जगह पे लाके पूल करेंगे और फिर वो आपस में वहीं से हम आपस में एक दूसरे को एक रेशियो में एक प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये जो ट्रेड कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ये क्या है, वैलिड है. बट इफ एन अग्रीमेंट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ मोनोपोली इट वुड बी वॉइड. अगर एक अग्रीमेंट ऐसा किया गया कि जहां पे एक आदमी कह रहा है भैया मेरे से ही खरीदेगा, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो अग्रीमेंट वॉइड है. ठीक है. नेक्स्ट अगला क्या है, नेगेटिव स्टिपुलेशंस इन सर्विस एग्रीमेंट्स. ये क्या है, जैसे तुमने देखा होगा जब आगे चल के तुम फॉर एग्जांपल जॉब करते हो, सीए बनने के बाद या सीएम बनने के बाद जॉब करते हो, तो कंपनी तुमसे जब जॉब में ऑफर लेटर साइन करवाएगी तो तुमसे ये चीज कहेगी कि ये जो जॉब है दिस इज अ फुल टाइम जॉब, यानी कि ये सुबह से शाम तक की नौकरी है और जब तक तुम हमारे साथ नौकरी कर रहे हो तुम कोई और जगह पे कहीं और नौकरी नहीं करोगे. तो ये चीज को क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट. तो तुमसे वो क्या कह रहे हैं, जब तक तुम हमारे पास नौकरी कर रहे हो किसी और के पास नौकरी नहीं कर सकते. तो तुम्हें क्या कर रहे हैं, एक प्रोफेशन फॉलो करने से रोक रहे हैं, एक सर्विस लेने से रोक रहे हैं ना. ये अलाउड है क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास नौकरी है ना, तुम्हारे को नौकरी चाहिए, नौकरी हमारे पास है, तो जब तक हमारे पास करोगे तो किसी और के साथ नहीं करोगे. अगर किसी और के साथ करना है तो हमारे पास नौकरी छोड़नी पड़ेगी. अगर एक जॉब कर रहा है तो सीए फर्म नहीं खोल सकता अपनी. सीए फर्म खोलने के लिए तुझे क्या चाहिए, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. और वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तभी तुझे मिलेगा जब तू कहीं और नौकरी नहीं कर रहा. ये कहां से मिलता है, सीओपी इंस्टीट्यूट से मिलता है, सी इंस्टीट्यूट से या सीएम इंस्टीट्यूट से मिलता है तुम्हें सीओपी. तो अगर सीओपी चाहिए तो तुम्हारे को प्रूफ करना पड़ेगा तुम कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो, तभी तुम्हें सीओपी मिलेगा. और अगर सीओपी मिल गया तो तुम कहीं नौकरी नहीं कर सकते, या तो प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्टिपुलेशंस इन सर्विस एग्रीमेंट्स. सर्विस मतलब जॉब के जो अग्रीमेंट है उनमें एक नेगेटिव स्टिपुलेशन डाली जा सकती है कि जब तक आप एक जगह पे नौकरी कर रहे हो आप किसी और की नौकरी नहीं करोगे. और वैसा ही एक अग्रीमेंट आप अपने एजेंट के साथ कर सकते हो. आपका जो एक एजेंट है, सोल सेलिंग एजेंट. सोल मतलब जूते का सोल नहीं जो तुमने पहन रखा है, सोल का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंगल. कहते नहीं हो तुम लोग मेरी एक सोलो फोटो ले ले यार, सोलो का मतलब क्या है, अकेले की, सिंगल की फोटो ले ले. करेक्ट. तो सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट. अगर फॉर एग्जांपल मैं आशा को अपना एजेंट बना रहा हूं और क्या कह रहा हूं, आशा तू मेरे लिए ये स्पीकर्स बेचेगी, ठीक है, बट जब तक तू मेरी एजेंट है तू सिर्फ मेरे स्पीकर्स बेचेगी, किसी और के स्पीकर्स नहीं बेच सकती. अगर किसी और के स्पीकर बेचना है तो मेरी एजेंसी छोड़नी पड़ेगी. तो ये अग्रीमेंट मैं कर सकता हूं, मैं कहीं और काम करने से रोक रहा हूं ना, बट ये लॉ अलाउ करता है कोर्ट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग. कोर्ट ने इन चीजों पे डिसीजंस दिए हुए हैं. ठीक है. तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ठीक है. अब अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है. आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो बताओ. यस सर, मुझे बताओ. एग्रीमेंट का पॉइंट नंबर 11 और 12 है, उसमें क्या डिफरेंस है? ये वाला, यस सर. यहां पे फर्क क्या है, देखो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या कह रहा है, अग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स. तो इसके अंदर क्या है, एक किसी इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं पूर्ति से कह रहा हूं कि पूर्ति मुझे कोई मिल गया वाला जो जादू है, अगर वो जादू शक्ति दे के जाएगा तो मैं पूर्ति तुझे पैसे दूंगा. तो ये क्या हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है. चुप होएगा. इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट है, कंटिंजेंट है. यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल एक्ट करने को कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं मैंने एक मच्छर मार दिया है, अब इस मच्छर को जिंदा करो, इम्पॉसिबल एक्ट है वो.
और ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट है। मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया में दोबारा से ब्रिटिश राज आ गया तो मैं ये करूंगा, तो मैं आशा को पैसे दूंगा। तो ये चीज एक इम्पॉसिबल इवेंट की तरह से है कि अब कोई देश किसी देश को कॉन्कर नहीं करता है। अब ये पता होना चाहिए तुम्हें, अब कोई भी किसी देश को कॉन्कर नहीं कर सकता है। हाँ करते हैं, बस अलग अलग घुमा फिरा के तरीके ढूंढ रखे लोगों ने, बट एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ये चीज। और यहां पे क्या है, मैं कह रहा हूं एक इम्पॉसिबल एक्ट करो। फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, और कोई डाउट किसी को तो बताओ। नहीं? चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।